तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो रिस्टोर के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 357 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस यूथ पे अटैक कर चुका होता है और वो यूथ बहुत ही घबरा जाता है। वो अपने उस केबिन के दरवाजे को खोलता है और वो क्लियर था कि अगर वो केबिन में रहा तो ऐसा होता है जैसे कि एक जार में टर्टर को रखा गया है और यहाँ पे अपने ओपोनेंट के अटैक को वो डॉज भी नहीं कर सकता है। इसलिए वो पहले अपने केबिन से निकलने वाला था। अब उसे पता था जब वो पिछली बार फाइट किया था सिल्वर विंग एम्पर से कि वो एक पाइनिकल एम्पर जितनी स्ट्रेंथ रखता है, वो यहाँ पे कोई समय बर्बाद नहीं करेगा, वो आके सीधे उसे मारने वाला है। वो जानता है कि इस बार आके टाइम स्टॉप से कैसे डील किया जा सके, इसलिए वो इन सब को मद्देनजर रखते हुए वो उस केबिन से भागता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे स्पेस लेयर्स होते हैं, वहाँ पे कई सारे फ्रैगमेंट्स चारों तरफ फ्लाई कर रहे होते हैं। लू फेंग अपने उसी सिल्वर विंग एम्पर के फॉर्म में उस तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ के स्पेस एनर्जी को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि वो ब्लैक यूथ आर्मर वाला बंदा वहाँ से भागने लगता है। वो यहाँ पे अपने टाइम स्टॉप की एबिलिटी को यूज करता है, लेकिन दिखाया जाता है कि लू फेंग इसके लिए पहले से तैयार होता है। वो उस टाइम स्टॉप को डॉज कर लेता है। अब यहाँ पे आप लोग टाइम स्टॉप को एक नेट की जैसा मान लो कि वहाँ पे मछली को जैसे पकड़ते हैं तो एक ही जगह पे नेट फेंकते हैं, उसके चारों तरफ कुछ असर नहीं पड़ता। वैसे ही टाइम स्टॉप का भी एबिलिटी है, जिस जगह पे एक सर्टेन जगह पे सिर्फ एबिलिटी यूज होती है वो उस बीस्ट पे अटैक करता है, लेकिन बीस्ट तो उसे डॉज कर देता है। ये देख के वो अपनी दांतें पीसने लगता है और कहता है कि ये अच्छा नहीं होने वाला है। और दिखाया जाता है बीस्ट को, जो कि गुस्सा में भी होता है और कहता है कि तुम इसे फिर से करना चाहते हो लेकिन नहीं होने वाला है, और वो उस यूथ पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पे वो बंदा बार बार अपने टाइम स्टॉप की एबिलिटी को यूज कर रहा होता है उसी बीस्ट पर, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो पहले से रेडी होता है और उसको अफेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन एक अटैक जाके उस पर लग जाता है और वो अभी टाइम स्टॉप एबिलिटी को यूज कर लेता है। लेकिन देखा जाए तो इसमें भी वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि उसने इसके लिए पहले से सारी तैयारी कर ली होती है और वो बीस्ट उस यूथ के क्लोज आता जा रहा होता है। अब यूथ फिर से करता है टाइम स्टॉप, लेकिन यहाँ पे लू फेंग बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि यहाँ बाहर में जाओ तुम, अब तुम्हारा ये कोई भी तरीका काम नहीं करने वाला है, और वो उसके कॉन्शियसनेस में अटैक कर देता है। और दिखाया जाता है कि वो उसके बहुत ही करीब आ चुका होता है और यहाँ पे लू फेंग अपने अंदर से फ्लेम गॉड क्रिस्टल को निकालता। आप इसे नहीं जानते हो तो अभी थोड़ी देर बाद आप इसके यूजेस को जान सकते हो। अब ये बंदा उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके अंदर के रिपल्स को महसूस कर रहा होता है। वो शौक होते हुए कहता है कि सब खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचने वाला है। अब एक फ्लेम गॉड क्रिस्टल एक हाई एम्पर जितनी पावर को पोजेस करता है। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि लगता है ये सिल्वर विंग एम्पर अपना दिमाग से पागल हो चुका है। ये एक ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्ट है जो कि एक हाई एम्पर जितनी सेल्फ डिस्ट्रक्ट की पावर रखता है। यहाँ तक कि एक पाइनिकल लेवल का एम्पर भी अपने अनडाइंग बॉडी को गवाए बिना यहाँ इसको सर्वाइव नहीं कर सकता है। और यहाँ पर ये इस पावर का यूज कर रहा अपने साथ, वो भी अपनी अनडाइंग बॉडी को बिना मद्देनजर रखते हुए। अब यहाँ पे उसके अंदर कैसा है यहाँ पे थॉट आने लगते हैं। अब देखा जाए तो लू फेंग अगर उसके पास 7 विंग्स नहीं होती तो लू फेंग बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, या फिर इसके क्रिस्टल के एक्सप्लोजन से लू फेंग मारा भी जाता है। लेकिन लू फेंग के पास 7 विंग्स है तो इस एक्सप्लोजन को लू फेंग सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने वर्ल्ड रिंग को ब्रोक कर देता है और कहता है टीचर टीचर जल्दी से मुझे बचा लीजिए। और यहाँ पे वो सब किसी के पास जिसके पास हो सके सबके पास मैसेज भेजने लगता है किसी को भी कि यहाँ पे कोई मुझे बचा ले, यहाँ पे सिल्वर विंग एम्पर आके मुझे मारने वाला है। वो उसके कोऑर्डिनेट्स भी दे दे रहा है। यहाँ पे काउंटलेस वॉरियर्स को ये मैसेज चाहता है और अब फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि मैसेज तो किसी के पास भी भेजा जा सकता है। यहाँ पर एक नाइट झटके में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आउटर रीजन्स में किसी के नाइट के आने का अलाउड नहीं है। और वर्चुअल वर्स कंपनी के हेड जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है इतनी ज़्यादा कि वो
वो इन सबको झेल सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे किसी भी पावरफुल बंदे जो कि अनडाइंग एम्परर से ज़्यादा पावरफुल है, जो कि यूनिवर्सल नाइट या फिर उससे ज़्यादा, वो इस आउटर रीजन्स में नई कदम रख सकते हैं। नहीं तो उसको घुस के मारा जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ही झटके में क्रिस्टल एक्सप्लोर हो जाता है और यहाँ पे उसके पास टाइम भी नहीं बचता भागने का। जो कि ये ब्लास्ट होता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, जो कि 10,000 किलोमीटर के क्लोजेस्ट तक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वो अभी 1,000 किलोमीटर दूर भी ज़्यादा नहीं भागा होता। और फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है। वहाँ पे यूथ और अपना गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन दोनों मिलके उस ब्लास्ट को डिफेंड करने की कोशिश करने लगते हैं और बीस्ट अपने साव विंग्स से अपने आप को कंप्लीटली ढक लेता है ताकि उसके ऊपर एक्सप्लोजन का कोई भी असर ना हो। वहीं पे हमें यूथ को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लास्ट से बचने की कोशिश करता है और वहाँ पे जी ग्रेड केबिन होता है जिसे वो अपने यार्न फ्लावर जो कि लू फेंग के प्लांट लाइफ फॉर्म के जैसा होता है उसको यूज करके उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे प्लांट लाइफ फॉर्म भी जानता था कि अगर इसका मास्टर मारा गया तो वो भी मारा जाएगा, इसलिए वो अपने पूरी ताकत से अपने मास्टर को बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वहाँ पे चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। वहाँ पे जितने भी टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सभी राख बन जाते हैं। यहाँ तक कि जी ग्रेड केबिन भी इस एक्सप्लोजन में सह नहीं पाता, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक ही झटके में वो बंदा और उसका यार्न फ्लावर राख में बदल जाते हैं, नथिंगनेस में चले जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक जी ग्रेड का केबिन, वेपन्स और जी ग्रेड के मेटल वर्डिंग्स और अदर पार्टिकल्स बचते हैं। बेस्ट अपने आप के विंग्स से प्रोटेक्ट किया हुआ था, इसलिए लू फेंग बच जाता है। और अब फिर यहाँ पे एक चैप्टर पूरा लूटने में है। तो यहाँ पे मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि लू फेंग यहाँ पे सबको लूट लेता है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उन सबको ले लेता है और यहाँ से निकल जाता है, जो कि यहाँ थोड़े मोड़े वर्थ इट रखते हैं क्योंकि लू फेंग को यहाँ पे ज़्यादा कुछ ट्रेजर्स नहीं मिले होते हैं। बस ऐसे ही समझ लो जो उसके पास था उसने लूट लिया। और अब फिर मैं सीन चेंज कर यहाँ पे ब्लैक जेड एम्पर को दिखाया जाता है, जो कि एक पाइनिकल एम्पर होते हैं। उनके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी भी होती है, जो कि पूरे के पूरे यानजी मेन कॉर्ड में बहुत ही पावरफुल है और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि उसके सामने भी खड़ा रह सके। और वो वहाँ के जितने भी हिडन केव्स, अंडर वाटर केव्स होते हैं उन सब के अंदर का ओनर होता है। और अब फिर वहीं पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लैक जेड एम्पर होते हैं। वहीं पे 3 मीटर टॉस सिल्ट हाउस अपीयर हो जाता है, जो कि एक फ्लेम एम्पर जैसा था, वो एक ब्लॉक रॉब वॉरियर था। अब यहाँ पे वो आके कहता है ब्लैक ग्रेस एम्पर। अब यहाँ पे वो कहता है कि आगे तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे ब्लैक रॉब बंदा कहता है कि ब्लैक जेड एम्पर सीविका, मैं सिल्वर विंग एम्पर के लोकेशन के बारे में जानता हूँ। अगर तुम्हें उसके कोऑर्डिनेशन के बारे में जानना है तो तुम्हें 200 मिलियन इंडिगो जेम्स चाहिए, मुझे देने पड़ेंगे, तभी मैं उसका लोकेशन तुम्हें बताऊंगा। अब यहाँ पे इंडिगो जेम्स जैसे कि ह्यूमंस अपने करेंसी को यूज करते हैं, वैसे ही ये आउटर रीजन्स में ये बाकी जितने भी अदर रेसेस हैं वो इनसाइड इंडिगो जेम्स करेंसी को यूज करते हैं। अब यहाँ पे वो ब्लैक बंदा वो उससे अपने उसी इंडिगो जेम्स की डिमांड करता है लू फेंग के लोकेशन के बारे में बताने के लिए। अब यहीं पे ये मैसेज सुनकर पैलेस से 2 बंदे बाहर निकलते हैं, जिसने कि ब्लैक ग्रेस एम्पर बीस्ट क्लॉ वाला बंदा होता है, वहीं पे दूसरा सिविका जो कि ब्लैक ग्रेस एम्पर होता है। अब यहाँ पे आके कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम उस सिल्वर विंग एम्पर के कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हो, लेकिन तुम्हें 200 मिलियन इंडिगो जेम्स चाहिए बस उसके कोऑर्डिनेशन बताने के लिए। तो यहाँ पे ब्लैक ग्रेस एम्पर कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि ये एक ट्रेजर से जो कि 200 मिलियन इंडिगो जेम्स जितना वर्थ रखता है। यहाँ पे तुम्हें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा तुम यहाँ पे रहोगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सिल्वर विंग एम्पर वहाँ से भाग सकता है। 12 सेकेंड ऑलरेडी पास हो चुके हैं। अब ये सुनकर वो अपने दांतों को पीसने लगता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे इन मनी को अर्न करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन इतने पैसों को जमा करने में भी 10,000 साल लग जाते हैं। और यहाँ पे इन सबको वो खोना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सिविका को दिखाया जाता है जो कहता है मैं पे कर रहा हूँ, और वो अपने स्पेस रिंग से पैसे को निकालता उसको दे देता है। और वो कहता है कि इतना भी बुरा नहीं, जिसके बाद वो उसके कॉर्नियस को दे देता है। लेकिन यहाँ पे सिविका
सिविका कहता है कि तुम भी मेरे साथ आओ, अगर वो वहाँ पे नहीं रहा तो मेरे पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। जिसके बाद सिविका वहाँ पे अपने जेट ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करके वहाँ लू फेंग की ओर निकल जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उसी स्पेस को दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डन हॉर्नबिल ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करता है, जो भी मिलता है उसे ले लेता है और जल्दी से उसको अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेता है। लू फेंग कहता है कि मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे हो सकता है कि कोई मदद करने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब लू फेंग इन सब को करके वहाँ से निकलने की तैयारी करता है, अपने फ्लैप करता है विंग्स को और आगे की ओर निकल चलता है। अब लू फेंग वहाँ से निकल जाता है। हमें सीन चेंज कर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे रिवर के बॉटम में वहाँ पे सिविका, ब्लैक जेड, ब्लैक ग्रेस तीनों वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। वहीं पे आने के बाद ब्लैक जेड कहते हैं कि यहाँ पे जो रिपर्स है वो तो बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे ब्लैक ग्रेस के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब सिविका यहाँ पे ज़्यादा केयरलेस नहीं हो सकता है और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे सिल्वर विंग एम्पायर जरूर होगा, जल्दी से स्कैनिंग करो। और वो अपने बड़े वाले स्कैनर, छोटे वाले स्कैनर्स को भी निकाल लेते हैं। और फिर हमें सीन चेंज के लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहा था और वो कहता है ये अच्छा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लू फेंग का बड़ा स्कैनर एनिमी को डिटेक्ट कर लेता है। वहीं पे छोटा वाला स्कैनर वो अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहा था ताकि वो जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज है उसके सारे सिग्नल्स को जाम कर सके। अब लू फेंग का बड़ा सिग्नल स्विच डिटेक्ट कर देता है और उस लू फेंग को पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन है। शॉक होते हुए कहता है कि ये तो वो लोग हैं। यहाँ पे लू फेंग सिविका को जान चुका था क्योंकि लू फेंग ने यहाँ पे उससे बैटल की होते हैं, लेकिन उसके बारे में लू फेंग के बारे में सिविका को नहीं पता होता है। और बात रही ब्लैक जेड और ब्लैक ग्रेस तो लू फेंग ने उन्हें पहचान लिया था क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने उनसे बातें भी की होती है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि वो लोग तो यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आए हुए हैं और लू फेंग हंसते हुए कहता है कि मैं तो सिविका को जान गया हूँ। और वो कहता है शुक्रिया जो मुझे इतने सारे रिसोर्सेज मिल चुके हैं। अब लू फेंग वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है और आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उन तीनों वॉरियर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों शॉक हुए होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ मिला। तो यहाँ पे सिविका कहते हैं कि ब्लैक जेड ग्रेस मैं यहाँ पे तुम पे ट्रस्ट करके आया था और यहाँ पे तुम्हें ट्रेजर्स भी दे दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे सिल्वर विंग एम्पायर नहीं है और तुमने जो मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए थे लगता है वो बहुत ही लेट हो चुके हैं या फिर तुम ऐसे ही मजाक में कह रहे थे। तो ब्लैक ग्रेस एम्पायर कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि यहाँ पे जब उसने कोऑर्डिनेट दिया तो अभी तक 30 सेकेंड भी नहीं बीते होंगे। 30 सेकेंड मतलब ये हुआ कि वो हमसे 9 मिलियन किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो स्कैनर है वो कम से कम 200 मिलियन किलोमीटर दूर तक को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी भी वहाँ पे उसके बारे में डिटेक्शन नहीं हो रहा है। या हो सकता है कि उसके पास कोई एडवांस स्कैनर हो, इसी वजह से हम उसको स्कैन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे सिविका कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे उससे बैटल कर चुका हूँ, उसके स्कैनर एवरेज है और उसे भी नहीं पता होता है कि अभी लू फेंग के पास जो स्कैनर है वो एडवांस है। अब यहाँ पे उनमें कई सारे बातें होती है, वो दोनों गुस्से भी होते हैं क्योंकि उन्हें लू फेंग नहीं मिले होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ने लगता है और अब फिर में सीन चेंज कर एक वास्ट लैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे 6 पिरामिड शिप एक दूर की डिस्टेंस पे फ्लोट कर रहे होते हैं। ब्लैक जेड एम्पायर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ट्रेजर्स जो कि 6 पिरामिड शिप होते उसको बाहर निकालता है। निकालने के साथ वो थोड़े दूर मतलब थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा दूर जाकर फ्लोट करने लगते हैं। वो 6 एक बेस पॉइंट की तरह होते हैं, 6 जगह जाते हैं, एक दूसरे से बीम लाइट निकलते सभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और वहाँ पे एक वाइट स्पेस सा बन जाता है। ऐसा समझ लो कि वो एक प्रिजन है, वो एक पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लिया है जो कि उसके अंदर जो भी है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। बताया जाता है कि उस 6 पिरामिड शिप की वजह से टोटल 100 मिलियन किलोमीटर के एरिया का जितना भी चीज़ होता है वो बाहर के दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। मतलब ये कि वो अलग ही जगह पे आ चुका होता है, वहाँ से कोई भी चीज़ मूव नहीं कर सकती है बाहर की तरफ जब तक कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। अब यहाँ पे सिविका को दिखाया जाता है जो कि रिवर के ऊपर आता है और प्रिज्म के अंदर ही कहता है कि यहाँ पे कोई वेपन्स या कोई जितने भी
कमजोर क्रीचर से इस डिजेक्शन से एस्केप नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक फॉग, वहाँ पर एक कंकड़ पत्थर भी हो, वो इससे एस्केप नहीं कर सकता। तो ये सुनकर ब्लैक ग्रेस एम्प्रेस शॉक होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही जबरदस्त है। अब यहाँ पे वो लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि वो लू फेंग को पकड़ सकते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है और सीवी का कहता है कि सिल्वर विंग एम्पर तुम भाग नहीं सकते, जिसके बाद वो अपने 6 पिरामिड को ऑर्डर देता है सर्च करने को। अब यहाँ पे वो हर एक इंच, हर एक कोना को सर्च करने लगता है। वहाँ कोई भी लाइफ इम्प्रिंट या लाइफ फोर्स क्यों ना हो, वो उन सबको स्कैन करने लगता है। अब देखा जाए तो लू फेंग भी वहीं पे था, वो भाग रहा था, लेकिन 100 मिलियन किलोमीटर को कवर कर पाना लू फेंग के लिए भी मुश्किल था। तो अभी देखते हैं कि आखिर लू फेंग कैसे बचता है। अब दिखाया जाता है कि अब उस हेक्सागोन प्रिज्म में से कई सारे विजिबल व्हाइट थ्रेड्स निकलते हैं जो कि काउंटलेस होते हैं। वो पूरे की पूरी एरिया को ही स्कैन करने लगते हैं, पूरी की पूरी डिटेल की तरह स्कैन करने लगते हैं। वहाँ पे जैसा भी फ्लक्चुएशन एनर्जी का क्यों ना हो, वो आराम से कर सकते हैं। एक ये इनफ है कि वो नॉर्मल अनडाइंग तक को दिखा सकता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे 6 पिरामिड वहाँ पे रिपोर्ट करने लगते हैं जो भी उसको मिले होते हैं। 1 सस्पिशियस आइटम, 2 सस्पिशियस आइटम, ऐसे ही करते करते वो कई सारे सस्पिशियस आइटम्स को सर्च करने लगते हैं जहाँ पर लू फेंग हो सकता है। अब 39 सेकेंड और पास हो जाते हैं और सर्च कंप्लीट हो जाता है और टोटल 82 सस्पिशियस आइटम्स सर्च होते हैं जिसमें कि लू फेंग को पाया जा सकता है। अब सीवी के ऑर्डर करता है और कहता है कि उन सब पे लॉक करो, टारगेट कंफर्म करो। जिसके बाद सीवी का ब्लैक जेड एम्पर की तरफ देखता है और वो कहता है कि ब्लैक जेड हमें यहाँ पे समय को बचाना होगा, चलो यहाँ पे उन सारे आइटम्स को भी चेक करना होगा। ब्लैक जेड भी इसके लिए हामी भर जाता है। अब पूरे के पूरे 100 मिलियन किलोमीटर के एरिया में टोटल 82 टारगेट्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह पे बिखरे हुए होते हैं। वहाँ पे फ्लाई करके जाना 1 घंटे के बराबर होता है, इसलिए वो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे समय को गंवाने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो टाइम को वेस्ट करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा लू फेंग के लिए वहाँ से निकलने के लिए। अब यहाँ पे वो अलग अलग जगह निकल जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो सबको सर्च करने लगते हैं, वहाँ पे सबको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब बताया जाता है थोड़ी देर बाद की 82 सस्पिशियस आइटम्स में से 62 शिप्स के रिमेन्स होते हैं, 9 वेपन फ्रैगमेंट्स होते हैं, वहीं पे 10 फ्रैगमेंट्स अनडाइंग बॉडीज के डैमेज पार्ट्स होते हैं। वहाँ पे एक वर्ल्ड रिंग भी होता है जो कि बेसिकली वहाँ पे डिटेक्ट हो चुका होता है। अब सीविका को दिखाया जाता है कि वहाँ पे वर्ल्ड रिंग उसे मिल चुका होता है और यहाँ पे वो कहता है कि सिल्वर विंग एम्पर तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस वर्ल्ड रिंग के अंदर छुप जाओगे और मैं तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद इमीडिएटली उसी वर्ल्ड रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसे लगा कि लू फेंग इसी वर्ल्ड रिंग के अंदर हुआ, इसलिए वो बहुत ही खुश हो चुका था और वो उसी वर्ल्ड रिंग को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ पे जितने भी सारे मटेरियल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे सिल्वर विंग एम्पर नहीं होता है। और अब फिर वो कहता है कि इस वर्ल्ड रिंग में मेरे मुताबिक यहाँ पे कई सारे रॉक्स थे जो कि 100 मिलियन ईयर्स पुराने थे। अब मैं ये मान सकता हूँ 100 मिलियन ईयर्स पुराने, तो ये सिल्वर विंग एम्पर इसके अंदर नहीं छिपा रह सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही वियर्स था जो कि ये वर्ल्ड रिंग था, लेकिन इसमें भी वो नहीं है। और वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि आखिर वो है कहाँ। अब यहाँ पे मैं ब्लैक ग्रेस एम्पर को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझ जैसे पाइनिकल एम्पर पे सस्पेक्ट मत करो, मैं यहाँ पे खुद को नीचा नहीं गिराने वाला हूँ सिर्फ 200 मिलियन इंडिगो जेम्स के लिए। यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी देखा जाए वॉरियर्स इटर्नल लाइफ तक जीते, क्योंकि जब कोई अनडाइंग बीइंग बन जाता है जब तक उसको मारा ना जाए तब तक वो मरने वाला नहीं है। और यहाँ पर उनकी लेवल, रिस्पेक्ट और डिग्निटी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है इन सारे पैसों के अलावा। यहाँ पे वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, नहीं तो यहाँ पे उनमें बहुत ही मेरा ढब्बा लग जाएगा। अब यहाँ पे उनके पास कुछ नहीं था। अब यहाँ पे 200 मिलियन इंडिगो जेम्स उसके सामने कुछ नहीं था। अब सिविका को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ देखने लगता है और जोर से चिल्ला कर कहता है कि आखिर तुम कहाँ हो। अब यहाँ पे ब्लैक जेड एम्पर सिविका से मेंटली कम्युनिकेट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला तो ये कि वो यहाँ पे स्पेस के स्लिट में कहीं छुपा होगा, अभी तक वो एक्चुअल यूनिवर्स में नहीं आया होगा, जैसे कि कहा जा सकता है डार्क यूनिवर्स, या फिर एक स्पेस में क्रैक करके उसके अंदर जाना। लेकिन इसका चांस
बहुत कम है, लगभग 1% के मुताबिक, और फाइट करने के बाद तो ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। अब सेकंड ये था कि वो हेक्सागोनल प्रिज्म में ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है इस स्कैनर की वो बहुत ही एडवांस है, और ऐसा होने की संभावना सिर्फ 20% है। और यहाँ पे वो थर्ड क्या आता है कि वो हेक्सागोनल प्रिज्म एरिया के बाहर जा चुका होगा, और यही सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। तो सिविका उसके तरफ देखकर बोलता है कि आखिर वो कैसे भाग सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक जेट कहता है कि यहाँ पे कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। सिल्वर विंग यहाँ पे अपने इंस्टेंटेनियस स्पीड और डॉजिंग के लिए जाना जाता है। उसने स्पेस लॉ में अकम्प्लिशमेंट हासिल कर दी है। शायद उसने इस टेलीपोर्टेशन को कंप्लेंट कर लिया होगा, और एनिमी को मारने के बाद वो टेलीपोर्ट कर गया होगा। तो ये सुनकर सिविका शॉक होते हुए कहता है टेलीपोर्टेशन, आखिर वहाँ पे 1 साल भी नहीं हुआ, आखिर वो 1 साल के अंदर टेलीपोर्टेशन कैसे सीख सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक जेट कहता है कि ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम उसको नहीं खोज पा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि वो यहाँ से चला जा चुका होगा। नहीं तो एक और रीजन है कि वो अपने कैंप से किसी को बुलाकर खुद को टेलीपोर्ट कर चुका होगा। तो सिविका कहता है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे कैसे भी करके उसे खोजना होगा। जिसके बाद सिविका ऑर्डर करता और कहता है हेक्सागोनल प्रिज्म, अपने मैक्सिमम एनर्जी को यूज करो, यहाँ के पूरे प्रिज्म के अंदर के हर एक छोटे से कण को स्कैन करो, हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दो, यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, एक कंकर भी क्यों ना हो, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दो। अब देखा जाए तो यहाँ पे 100 मिलियन किलोमीटर के रिड्यूस करना नथिंगनेस में, और दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारी जगह एक्सप्लोजन भी होना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे कई सारी चीज़ डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे 99.99% हर एक चीज़ नथिंगनेस में रिड्यूस हो जाती है, और यहाँ पे चारों तरफ तबाही होने लगती है। अब आपको लगेगा क्या कि लू फेंग गया कहाँ, तो चलो अभी जानते हैं। अब दिखाया जाता है हमें लू फेंग को, जो कि इन सब को देखकर कहता है ड्रैम, ये तो हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसकी जो डिस्ट्रक्शन पावर है ये हाई एम्पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट के जितनी हो रही है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग असल में मोसा क्लैसमैन की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज कर रहा होता है। उसने अपनी नेचुरल एबिलिटी क्लोनिंग की टेक्निक से अपने आप को एक पत्थर में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है, जिसकी मदद से उसे नहीं पहचाना जा रहा था। अब ये तब तक ही मुश्किल है जब तक कि कोई अपने अनडाइंग एनर्जी से उस रॉक के इंटरनल पोर्शन तक को भी स्कैन न कर सके, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यह 100 मिलियन किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से सर्च कर पाना ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर सिविका को दिखाया जाता है, जो कि बड़े गुस्से में था, और यहाँ पे हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी वहीं पर ट्रैप था, और वहाँ पे चारों तरफ देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। अब सिविका को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, यहाँ पे आखिर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे सीन चेंज कर हमें बताया जाता है कि जब लू फेंग उस सिचुएशन में फंसा हुआ था, वहीं पे हमें वर्चुअल यूनिवर्स के सस्पिशियस हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे टोटल 108 एशियन ट्रोन्स होते हैं, जिनमें हर एक में वॉरियर्स होता है। वो सभी ह्यूमंस और बाकी सारे रेसेस के अंदर होते हैं, वो सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वहाँ पे सभी लोग जमा हुए होते हैं, और उनमें से एक पर्पल आर्मर जायंट क्या आता है कि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली है आउटर रीजन वॉर में कि एक ह्यूमन सेक्टर और लू फेंग उसने एक लो एम्पायर अनडाइंग बीइंग को मार दिया है। तो वहाँ पे सभी लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो लो एम्पायर को कैसे मार सकता है। अब यहाँ पे ये न्यूज़ उनमें फैल गई होती है, जिसके बाद आगे वो कहते हैं पर्पल आर्मर बंदा की ये न्यूज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अटेंशन की बात ये है कि वो अभी सेक्टर लॉर्ड का बॉडी है, और यहाँ पे एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा लो एम्पायर को नहीं मार सकता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स उसे मिले हैं उससे तो यही साफ पता चल रहा है कि उसने लो एम्पायर को मारा हुआ है। अब यहाँ पे होंग अलायंस के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे अपने आप में ट्रेस और मेथड्स को यूज किया जा सकता है जब तक कि वो लो एम्पायर को मार सके। अब यहाँ पे सब लोग डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर लू फेंग ने कैसे एक लो एम्पायर को मारा होगा। अब यहाँ पे सब लोग बातें करने लगते हैं और सब खोजने लगते हैं कि आखिर लू फेंग ने कैसे किया, और यहाँ पे सब में बातें होने के बाद डायरेक्टली फैसला निकाला जाता है कि हम लोग उस फाइट के फुटेजेस को देखने वाले हैं कि आखिर लू फेंग ने उस एम्पायर को कैसे हराया होगा। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या लू फेंग का सच्चाई उन सबके सामने भी आ जाने वाला या फिर नहीं, क्योंकि वो लोग उन फुटेजेस को देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि लू फेंग आखिर इन सबसे कैसे बचता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।